Hello guys and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to discuss part 3rd of the sample paper of class 10th of social science. Social science के सैम्पल पेपर का ये पार्ट 3rd है जो कि हमारा मैप वर्क बेस्ड क्वेश्चन है कि जो भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में दिए हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए और उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से देखा जाए और साथ ही साथ उसमें दोनों चीज़ें हैं कि उसका डिनोशन किस तरीके से मैप में करना है और किस तरीके से आगे लेकर चलना है। और आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा सारे वीडियोस को देखकर। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच और चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स अकेडमी। तो बहुत ही एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। ठीक है, तो आज हम लोग 32nd क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने 31st क्वेश्चन तक कर रखा था पिछले वाले वीडियो में। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आ चुका है, जिन्होंने नहीं देखा वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एक बार देख सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ जाके आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं। और ये फेसबुक है, आईडी है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किन्हीं को प्रॉपर तरीके से नोट्स चाहिए तो वो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज कर कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और इसी तरीके से मज़ा लेके पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक आप स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लाओगे तब तक फिर आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। और ये जो आने वाला 1-1.5 महीना 2 महीना है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं 32nd वाले क्वेश्चन से, जो कि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है हमारे इंडिया में, कि है कि नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज होगा ही होगा, तो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है तो वो हम लोग जान लेते हैं। तो पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पार्टीज क्या करते हैं कि इलेक्शन लड़ते हैं, है कि नहीं, कि अलग अलग पार्टी, जैसे मान लो दो पार्टी अभी नाम लेते हैं, बीजेपी एक कांग्रेस। अब बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टी है, तो ये दोनों पार्टी क्या करती हैं, या बहुत सारी पार्टीज हैं, वो क्या करते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन। तो सबसे पहली बात क्या है कि रोल क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि वो इलेक्शन लड़ते हैं और रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते हैं उन इलेक्शन के थ्रू। पार्टीज पुट फॉरवर्ड अ डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम, है कि नहीं। अब मान लो कांग्रेस है, बीजेपी है, ये बीजेपी और कांग्रेस है, तो क्या कि कहीं ना कहीं बीजेपी क्या करेगी, अपनी पॉलिसीज लाएगी अपनी, कि भाई हम लोग जीतेंगे तो ये करेंगे। कांग्रेस बोलेगी भाई हमारी पॉलिसी ये है कि हम लोग जीतेंगे तो ये करेंगे। तो इन द सेंस क्या, दोनों अपनी अपनी पॉलिसीज को सामने रखती हैं और फिर जो पॉलिसीज जनता को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो चुनकर, या वो पार्टी चुनकर सरकार बनाती है। तो हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग द लॉज ऑफ द कंट्री, क्योंकि पार्लियामेंट में कौन बैठता है भाई, एमपीज बैठते हैं, एमएलएज बैठते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, जो एमपीज बैठते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा होता है, राज्यसभा और लोकसभा। तो कहीं ना कहीं क्या कि वो कानून वगैरह बनाते हैं हमारे लिए, कि जो हमारे जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पार्टीज फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट। अभी बोले कि पार्टीज जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है, तो ये दोनों इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए तो वो क्या करती है, सरकार को बनाती है, फिर सरकार को रन भी करती है। फिफ्थ में क्या, दोज पार्टी दैट लूज द इलेक्शन, जो पार्टी हार जाती है वो क्या रोल प्ले करती है, अपोजिशन टू द पार्टीज इन द पावर, है कि नहीं। अगर मान लो बीजेपी जीत गई है तो बीजेपी क्या, रूलिंग पार्टी हो गई है कि नहीं, कि मतलब जो रूल कर रही है। और जो कांग्रेस होगा वो क्या हो जाएगी, कि वो अपोजिशन पार्टी। तो अभी बीजेपी जीता हुआ है तो बीजेपी रूलिंग पार्टी में और ये अपोजिशन पार्टी में है। तो आई होप सो ये भी बात क्लियर होगा कि जो हार जाता है या जो मिनिमम नंबर ऑफ सीट लाता है वो कहाँ बैठता है, कांग्रेस, या बोला जाए वो अपोजिशन पार्टी में। फिर क्या है 6 की पार्टीज शेप्स पब्लिक ओपिनियन, पार्टीज क्या करती हैं, पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं, कि जो भी पब्लिक को चाहिए होता है उनके वेलफेयर के लिए काम करती हैं और सही तरीके से उनके सामने वो सारी बातें रखती हैं जो एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू द गवर्नमेंट, पार्टीज क्या करती हैं, गवर्नमेंट को एक्सेस प्रोवाइड करती हैं, सारी मशीनरी और वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट, कि जो भी गवर्नमेंट के थ्रू पॉलिसीज लाया गया है वो पार्टीज कहाँ रखती हैं, जनता के सामने रखती हैं और उसी के थ्रू फिर वो पूरे जनता के लिए एक वेलफेयर का काम करती है, कौन, सरकार। आई होप सो पॉलिटिकल पार्टीज एक समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से रोल प्ले करती है इंडिया में। तो चलिए
पार्ट बी में चलते हैं इसी क्वेश्चन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भाई? डिस्क्राइब द नेसेसिटीज, कि क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज का इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की क्या आवश्यकता है। तो पहला, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब होता है क्षेत्र, जिस क्षेत्र से। कैसे? एक बार मान लो कि अगर देहरादून है, ठीक है, अब देहरादून से अगर कोई पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन लड़ रही है, तो इसका मतलब अगर देहरादून में कुछ अच्छा काम हो रहा है या कुछ खराब काम हो रहा है, तो वो वहाँ का एमएलए या एमपी जिम्मेदार है कि नहीं? एमपी और एमएलए जो भी उस रीजन का होगा वो जिम्मेदारी लेगा। आई होप सो ये बात क्लियर होगा। द राइज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लार्ज स्केल सोसाइटी नीड अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है तो हम लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होगा जो हमारे को क्या एक कानून प्रोवाइड कर सके और एक सहायता प्रोवाइड करवा सके। सेकंड पॉइंट, सोसाइटी बिकम्स लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे सोसाइटी बड़ी होती चली जाती है तो वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स भी होती चली जाती है, तो इसीलिए सम एजेंसी को एजेंसीज गैदर करके डिफरेंट व्यूज वो सरकार के सामने रखा जाता है, लोग रखते हैं सरकार के सामने और फिर उसे सॉल्व करने की बात की जाती है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, क्योंकि एक तो चाहिए होगा ना जहाँ पर आप सारी बातें जाकर रखो, क्योंकि सारे लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होता है, तो उन सारे व्यूज को इकट्ठा करके सरकार क्या करती है या पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, कि वो अपनी बातों को एक शेप देती हैं। थर्ड पॉइंट क्या, दे नीडेड सम वे टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। क्या हो सकता है कि वेरियस रिप्रेजेंटेटिव साथ में आते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म हो सके और लोगों को एक अलग डायमेंशन दिया जा सके। ठीक है, ये सही बात है कि भाई बहुत सारे लोग कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन और लोग उन्हें चुनकर एक अपना रिप्रेजेंटेटिव के साथ तरीके से वो सामने लाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट एंड रिस्ट्रेन गवर्नमेंट। को एक मैकेनिज्म चाहिए होता है, क्योंकि अब जनता तो एक अपोज कर ही रही है, बाकी एक साथ में पॉलिटिकल पार्टीज भी तो होना चाहिए जो अपोज करे। जैसे रूलिंग पार्टी वो रूल कर रही है तो अपोजिशन पार्टी क्या करेगी? अपोज करेगी। इसी वजह से हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल देयर नीड्स इन एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड दे कैन सेट पार्टी नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेमोक्रेसी। कि पार्टीज क्या होता है कि नेसेसरी हो जाता है हमारी कंट्री में, क्योंकि वो सारी नीड्स को पूरा करता है जो भी रिप्रेजेंटेटिव जो भी गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, तो वो लोगों को एक अच्छे तरीके से वेलफेयर प्रोवाइड करे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो नेसेसरी हो जाती है, क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? सरकार बनाती है। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों रिलेटेड? इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो इम्पोर्टेंस हो जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का वो एक अलग तरीके से निकल कर आता है। क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है पहले ये समझ लो। इन अ रूरल सोसाइटी खास करके अगर कोई बहुत सारे लोग या बहुत सारी महिलाएं एक साथ आके ग्रुप बना ले, ठीक है, अब ग्रुप बनाकर वो क्या है कि आपस में एक दूसरे को हेल्प करें। जैसे मान लो कि एक ग्रुप है, एक वुमेन के ग्रुप है, 2 3 4 ग्रुप का एक पर्टिकुलर वुमेन का ग्रुप हो गया। अभी इन लोगों ने क्या करा कि भाई 500 रुपीज सारे लोग साथ में इकट्ठा करके तो 2000 रुपये हो गया। अब 2000 किसी को जरूरत है तो वो यहाँ से ले ली, है कि नहीं? तो एक तरीके से क्या है कि वो पैसा फिर से वापस आएगा यहीं पर, फिर से वो जमा करें यहाँ पर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम क्या रहता है वो हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से, खास करके रूरल एरियाज में। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो खास कर रूरल पॉपुलेशन में जो पुअर लोग हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड क्या था, आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज द रूरल पुअर इन अ पर्टिकुलरली वुमेन्स। खास करके वुमेन्स को जो रूरल पुअर में आते हैं उन लोगों को इकट्ठा करके इनटू अ स्मॉल हेल्प ग्रुप्स एंड पूल, मतलब कलेक्ट देयर सेविंग्स, ताकि उनके सेविंग्स को कलेक्ट किया जाए। बहुत बारी क्या होता है कि वो अपने सेविंग्स को अच्छे तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाते, इस बहाने तो वो पैसे वहाँ लगा रही है ना, उनका पैसा तो जमा हो रहा है, इस वुमेन का भी जमा हो रहा है, इस वुमेन का जमा हो रहा है। ये 2000 रुपया कोई ले लिया, कोई अगर दूसरा कोई बाहर का, इन चारों में से कोई बाहर का लेना चाह रहा है तो वो इंटरेस्ट रेट भी कमा रही है कि नहीं दूसरे को देकर। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सेकंड क्या, टिपिकल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहता है हैव अ 15 to 20 मेंबर्स, 15 to 20 मेंबर्स रहते हैं, यूजुअली बिलोंगिंग टू वंस नेबर्स, जो आसपास पड़ोस में रहते हैं, हु मेट एंड सेव रेगुलरली, जो साथ में आके सेव करते हैं। सेविंग पर मेंबर्स वेरीज फ्रॉम टू 25 रुपीज टू 100 रुपीज
एंड मोर। हो सकता है कि 25 रुपये से शुरुआत होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया कैसे भी कर कर वो अपने मंथली वाइज में सेव कर कर वो चला सकते हैं अपने ग्रुप को, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल्स टू सेव, मेंबर्स कैन टेक अ स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ एंड मीट देयर नीड्स। और लोग क्या हो सकते हैं कि स्मॉल लोन एक दूसरे से ले सकते हैं। जैसे मान लो किसी को फसल उगाना, आप किसी के पास पैसा है, ठीक है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो वहाँ से वो पैसा उठाकर वो अपनी फसल को अच्छे तरीके से कर सकता है। या कुछ इमरजेंसी आ गया, 5-6 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये की जरूरत पड़ गई, तो वो वहाँ से वो कलेक्ट करके अपनी नीड को पूरा कर सकता है। तो ये एक बोला जाए कि बहुत अच्छा रिफॉर्म किया गया, खास करके रूरल सोसाइटीज़ के लिए, ताकि वो अपने सेविंग्स को बढ़ा सकें। द ग्रुप चार्जेज अ इंटरेस्ट ऑन दिस लोन, बट दिस इज स्टिल लेस इन व्हाट द मनी लेंडर्स चार्जेस। जो मनी लेंडर्स जो होते हैं, मतलब जो ऐसे पैसा देते हैं, इंटरेस्ट पर जो पैसा देते हैं ना, बैंक नहीं, जो लोग देते हैं, तो उनसे बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और ये अच्छे तरीके से अपने जीवन को लेके चलते हैं। आफ्टर अ ईयर्स और अ टू, इफ द ग्रुप आर रेगुलर इन सेविंग, इट बिकम एलिजिबल टू अवेल अ लोन फ्रॉम द बैंक। और इसी तरीके से वो अपना पैसा कहाँ रखेंगे, सारे बैंक में भी जमा कर सकते हैं। अब इसी तरीके से पूरे अच्छे तरीके से अगर महिलाओं ने अच्छे तरीके से काम करा, तो वो बाद में जाकर लोन भी ले सकते हैं, और वहाँ से पैसा उठा उठा कर वो अपने कुछ काम भी कर सकते हैं, ठीक है। दुकानें खोल ली, कुछ गाय ले ली, बकरियां ले ली, उसी तरीके से भेड़ ले ली, उस तरीके से पूरा काम किया जा रहा है। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के नाम से लोन सैंक्शन होता है। एंड मीट अ क्रिएट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स। स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स टू रियलाइजिंग मॉर्टेजेस लैंड फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल, कि वो अपने लैंड को मोटाई से बाहर निकालना, मतलब कोई गिरवी रखना तो उससे बाहर निकालना, तो वो सब सारी चीज़ों में प्रोवाइड किया जाता है लोन। द ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड ऑफ द लोन टू बी ग्रांटेड। सारे ग्रुप की महिलाएं डिसाइड करेंगे किसको लोन मिलना चाहिए, कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उसके हिसाब से। द पर्पस, द अमाउंट, द इंटरेस्ट आर टू बी चार्ज एंड रिपेमेंट इन अ शेड्यूल एटसेट्रा, कि कितने समय में पेमेंट आना है, किस तरीके से आना है, वो सब सारे ग्रुप के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मूवमेंट्स होते हैं वो साथ में करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन, साथ में, क्योंकि अब देखो मान लो कि किसी ए इंसान ने लिया है, तो और 15 जो महिलाएं हैं वो तो नहीं ली है ना, तो इन द सेंस कि एक ग्रुप पर एक सब लोग दबाव बनाएंगे अगर वो नहीं देगा पैसा, तो क्योंकि इसके ग्रुप इनकी वजह से पूरा ग्रुप रुका हुआ है। तो ये बात सबको समझना पड़ता है वहाँ पर, और इसी तरीके से आगे लेकर एक बोला जाए कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से आगे लेकर चला जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और खास करके रूरल के डेवलपमेंट के लिए तो ये एक रामबाण साबित हुआ है, ठीक है। तो आई होप सो पूरा क्लियर होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया यहाँ से कि 15 से 20 मेंबर रहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप का फुल फॉर्म क्या होता है और किस तरीके से ये लेकर चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द इंडियन इकोनॉमी। सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस, है कि नहीं। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, कि क्या इंपॉर्टेंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का, इन इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या, सेंट्रल बैंक है, एक ऐसा बैंक है जो सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, या बोला जाए कंट्रोल नहीं, रेगुलेट करता है। जितने भी सारे बैंक हैं, जैसे मान लो पीएनबी बैंक है, या एसबीआई बैंक है, या फिर बोला जाए कि जो एचडीएफसी बैंक है, वो सारे जितने भी बैंक हैं हमारे देश में, उन सारे बैंक को क्या करता है, कंट्रोल करता है कौन, या रेगुलेट करता है कौन, सेंट्रल बैंक। तो क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है आरबीआई का इन इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। आरबीआई से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन गारंटीड आने वाला है। इट सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, कि जितने भी फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन होते हैं, एक होता है फॉर्मल सोर्स ऑफ लैंड, मतलब आप पूरे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप पूरा लोन ले रहे हो, है कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू लोन ले रहे हो। एक आप लेते हो मनी लेंडर से लेते हो, मतलब कोई अपने चाचा ताऊ फूफा या कोई पैसा देने वाला अमीर आदमी, वहाँ से पैसा ले रहे हो, तो वो चीज़ काउंट नहीं होता, वो किस में आता है, इनफॉर्मल लोन्स में। ये होता है फॉर्मल लोन्स, ठीक है। तो फॉर्मल लोन जो बैंक वगैरह से लेते हैं, उन सारे का ये सुपरवाइज करता है कि किस तरीके से दिया जा रहा है, किस तरीके से नहीं दिया जा रहा है। द बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव, कि जो बैंक रखा जाता है वो कुछ कैश के फॉर्म में वो हमेशा आरबीआई के पास रखते हैं, सिक्योरिटी के रूप में। कौन रखता है, ठीक है,
बैंक रखता है, किसके कहने पर? आरबीआई के कहने पर। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। थर्ड क्या है कि आरबीआई मॉनिटर्स दैट बैंक एक्चुअली मेंटेन द कैश बैलेंस, और हमेशा मॉनिटर करता है, हमेशा देख रेख करता है आरबीआई कि भाई जो भी पैसा आरबीआई ने बोला है, जैसे मान लो 20% अगर बोला होगा कि भाई 20% आपको डेली का पैसा है, वो कहाँ? आरबीआई के पास जमा करना होगा। जैसे मान लो एक दिन में बैंक के पास कितना पैसा आया? मान लो 100 रुपया आया, तो 100 रुपया का 20% कितना होता है? 20 रुपया। तो 20 रुपया हमेशा वो किसके पास रखेगा, जाके जमा करेगा? आरबीआई को जमा देगा। तो वो चीज मॉनिटर हमेशा करता है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट क्या? आरबीआई सीज द बैंक गिव्स अ लोन नॉट जस्ट टू द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस and traders but also to the small cultivators, a small scale industry and a small borrowers। कि मतलब बैंक ये भी देखती है कि भाई सिर्फ वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को या ट्रेडर्स को सिर्फ पैसा ना दे, जो छोटे छोटे किसान होते हैं या छोटे छोटे कल्टीवेटर्स होते हैं या छोटे छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्री के लोग होते हैं या स्मॉल बोरोवर्स होते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, वो सब सारे सारे लोगों तक पहुंचे, क्योंकि डेवलपमेंट सारे लोगों से आता है, किसी एक लोगों से नहीं आता है। आई होप सो ये बात यहाँ तक क्लियर होगा। उसका फिफ्थ पॉइंट क्या? पीरियोडिकली, मतलब बीच बीच में बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द आरबीआई, कि पीरियोडिकली वो समय सीमा तय रहता है, 5 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, कि वो अपनी रिपोर्ट को कहाँ पर सबमिट करता है? आरबीआई के पास सबमिट करता है, जो कितना पैसा वो दे रहा है, किसको किसको, टू हुम एंड एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, के कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहा है, ताकि उसी तरीके से आरबीआई सपोर्ट कर सके बैंकों को रेगुलेट करने में। ठीक है? तो आई होप सो ये बातें पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि आरबीआई क्यों इंडियन इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है? कोई दिक्कत होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर से। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पैसेज वाला क्वेश्चन। एक आएगा पैसेज टाइप क्वेश्चन, एक आएगा केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन। ठीक है? तो वो सिर्फ दोनों दोनों को अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड एंड थ्रोन नहीं रहता है, आपको एक बार पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से पैसेज पढ़ना होता है, फिर उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को आंसर्स देने होते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या है। तो विल थ्रोन इज वन ऑफ दोज हु वेंट टू सर्च ऑफ अ सीजनल वर्क। विल थ्रोन एक इंसान है। ठीक है? ठीक है, ऑब्वियसली वो इंसान है। ठीक है? वो क्या करता है कि सर्च ऑफ वर्क फॉर सीजनल वर्क। सीजनल वर्क होता है कि भाई ठंडी के मौसम में, या जब वर्क होता है कि भाई यहाँ डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब काम का सीजन चल रहा है, तो वो काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है। लोडिंग ब्रिक्स एंड डूइंग ऑड। लोडिंग ब्रिक्स मतलब क्या? ब्रिक्स वगैरह लोड वगैरह करता है, जो ईंट वगैरह होता है, जो घरों में बनाने में काम आता है। डूइंग ऑड जॉब्स। ही डिस्क्राइब हाउ द जॉब सीकर्स वॉक टू द लंदन इन द सर्च ऑफ जॉब। वो डिस्क्राइब ये भी करता है कि जॉब सीकर्स जो रहता है, मतलब जो काम करने वाला होता है, वो किस तरीके से अपने कामों को सर्च कर रहा है लंदन में। आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड to go to London and my desire was stimulated by letters from an old workmates who has now working in a old Cambridge gas works। हमेशा उसका इच्छा रहता है कि वो लंदन जाए, और वो लंदन गया भी है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक अपने ओल्ड जो एक अपने फ्रेंड से मिलता है, वो कहाँ काम कर रहा होता है? गैस वर्क में काम कर रहा होता है। आई फाइनली डिसाइडेड टू गो इन नवंबर 1881, और 1881 में वो जाता है। विद द टू फ्रेंड्स आई स्टार्टेड वॉक द जर्नी filled with the hope that we could be able to obtain the employment। इसी दिमाग से गया वो कि उन लोगों को भी काम मिल पाएगा। when we went there with the kind assistance of my friend, कि वो वहाँ गया तो उसका जो दोस्त था वो साथ में मिला, और उसका बहुत अच्छा व्यवहार रहा उसके साथ। वी हैड अ लिटिल मनी व्हेन वी स्टार्टेड, कि हम लोगों के पास बहुत कम पैसा था जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था। नॉट इनफ टू पे आवर फूड एंड लॉजिंग ईच नाइट अंटिल वी अराइव्ड इन द लंदन। हमारे पास उतना भी पैसा नहीं था कि हम लोग हर वक्त अपना फूडिंग लॉजिंग कर सकें और कहीं ठहर सकें, इसलिए हम लोगों ने चला। सम डेज वी वॉकड एज मच एज 20 माइल्स एंड अदर डेज लेस। कभी कभी 20 माइल्स वो लोग चलते थे साथ में, ताकि वो लंदन पहुंच सके और उन लोगों को काम मिल सके। आर मनी वॉज गॉन एट द एंड ऑफ द थर्ड डे, और तीसरे दिन ही उन लोगों का पैसा क्या हो गया? खत्म हो गया। फॉर 2 नाइट वी स्लेप्ट आउट, की दो रात वो लोग बाहर रोड के किनारे कहीं भी सोए। वंस अंडर द हाई स्टेक होता है मतलब छपरी के नीचे। एंड वंस इन एन ओल्ड फार्म शेड, एक बार ओल्ड फार्म शेड में, जो जहाँ भेड़ बकरियां वगैरह रखा जाता है, वहां पर वो जाके सोए थे। ऑन अराइवल इन द लंदन वी ट्राइड टू फाइंड माई फ्रेंड्स। जैसे ही वो लंदन पहुंचा, वहां वो अपने दोस्त को खोजने लगा, बट वेयर अनसक्सेसफुल। लेकिन वो अपने दोस्त को नहीं खोज पाया, क्योंकि उस वक्त फ़ोन वगैरह भी नहीं था।
आर मनी वॉज गॉन, मनी भी खत्म हो चुका था, पैसा भी। सो देयर वॉज नथिंग फॉर अस टू डू बट टू वॉक अराउंड अंटिल द लेट नाइट एंड देन ट्राई टू फाइंड सम प्लेस टू स्लीप। कि अचानक से वो भाई अब पैसा खत्म हो गया था, कहाँ सोए, किस तरीके से चलें। वी फाउंड अ ओल्ड बिल्डिंग एंड स्लेप्ट इट इन, कि ओल्ड बिल्डिंग में वो लोग साथ में जाके सोए नाइट। एंड नेक्स्ट डे संडे लेट इन द आफ्टरनून वी गॉट अ ओल्ड गैस वर्क्स एंड अप्लाइड फॉर द वर्क। क्या कि वो एक दोस्त से मिला जो वो दोस्त को बहुत दिनों से खोज रहा था, ओल्ड कैंट गैस में जो काम करता था, ठीक है, क्योंकि वो उसको पता था कि ओल्ड कैंट गैस में वो काम करता था। वहाँ जाके दोस्त से मिला, वहाँ उन लोगों ने अप्लाई करा। टू माई ग्रेट सरप्राइज द मैन वी हैड बिन लुकिंग फॉर अस वर्किंग एट द टाइम। और जिस इंसान को वो ढूंढ रहा था, जिस दोस्त को, वो उसी वक्त वहाँ काम भी कर रहा था। वी स्पोक फॉर द फॉरमैन एंड वॉज गिवन अ जॉब, और वो फिर वहाँ से काम मिल गया उन लोगों को। तो ये हमारा क्या है, एक देखो सिंपल सा बात है, वो कहानी के जैसा एक आएगा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ से अब क्या क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरीके से। आप लोगों को लगा होगा कि भाई किस तरीके से मैंने यहाँ पढ़ा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि भाई इसी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को किस तरीके से वहाँ पर जवाब देना है वो चीज़ पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे पैसे जाएगा, ठीक है कर लेंगे, लेकिन भाई वही चीज़ एग्जैक्ट आंसर, यू हैव टू गिव द एग्जैक्ट आंसर्स, ठीक है। एनालाइज द मेजर फैक्टर्स विच लेड द लंदन बिकेम्स एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर द जॉब सीकर्स। बताओ कि किस वजह से लंदन जो था वो अट्रैक्टिव प्लेस बन गया था जॉब सीकर्स, मतलब जो जॉब करना चाहते थे, क्योंकि वहां पर फैक्ट्रीज वगैरह था, है कि नहीं। तभी तो फैक्ट्रीज वगैरह था, शुरुआत से ही फैक्ट्रीज है। हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि किस तरीके से ब्रिटिश अपना यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल ले जाता था और अपने अपने पास फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाता था। तो ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड अवेलेबल द जॉब अपॉर्चुनिटी इन द फैक्ट्रीज। सिंपल सा एक लाइन में जवाब दो, ज़्यादा देना ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, खींच तान के 3-4 लाइन में झूठ में समय बर्बाद करते हैं। इतना भी नहीं करना, इसलिए मैंने बताया किस तरीके से पढ़ना, समझते चलना है। 2-3 मिनट लगा पढ़ने में। एनालाइज द रीजन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अ विल थ्रोन बाय द ओल्ड केंट गैस वर्क्स। बताओ कि क्या रीजन था, रीजन फॉर द अपॉइंटमेंट। गैस वर्क्स वॉज अ सीजनल इंडस्ट्री एंड दे वेयर इन द नीड ऑफ द लो वेजेस वर्कर्स। क्योंकि गैस जो है वर्क वो सीजनल इंडस्ट्री था और वहाँ पर लो वेजेस वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे। एग्जामिन द प्रेफरेंस ऑफ हैंड लेबर्स ओवर द मशीन्स बाय द इंडस्ट्रियल ऑफ द विक्टोरियन ब्रिटेन। क्या आप बताइए कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे वो हैंड लेबर से ज़्यादा बढ़ते चले गए। तो मशीन्स नीडेड अ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं। क्योंकि मशीन्स क्या है कि एक बार मशीन्स आप लगाओ तो मशीन्स वगैरह आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है कुछ भी काम करने के लिए। उसमें पहले आप 10 लाख 5 लाख लगाओ, फिर उसके बाद फिर लेबर्स के थ्रू काम करवाओ। इसी वजह से जो हैंड लेबरर थे उनका डिमांड ज़्यादा था, ठीक है। तो मशीन्स वेयर कॉस्टली, इनफेक्टिव, डिफिकल्ट टू रिपेयर। डिफिकल्ट, उस वक्त उतना टेक्नोलॉजी हाई भी नहीं था। लेबर्स आर अवेलेबल एट अ लो, हमेशा लेबर वगैरह बहुत लो वेजेस में अवेलेबल हो जाता था, तो उतना कॉस्टिंग नहीं पड़ता था। इन सीजनल इंडस्ट्री ओनली सीजनल लेबर्स वर रिक्वायर्ड, और हमेशा सीजनल इंडस्ट्री में सीजनल लेबर ही रिक्वायर्ड होते थे। तो आई होप सो ये बातें यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक और क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड सेव नर्मदा मूवमेंट इन अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस एक क्या है, एनजीओ है जो मोबिलाइज करता है ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बिंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर। कि सरदार सरोवर डैम जो बन रहा था जब नर्मदा रिवर के ऊपर, तो उनके अपोज में कहीं ना कहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड सेव नर्मदा मूवमेंट का शुरुआत किया गया था। देयर इट ओरिजिनली फोकस ऑन द इन्वायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू द ट्रीज से, खास करके जो जितने ट्रीज को काटा जा रहा था उसको बनाने के लिए, विच सबमर्ज इनटू द डैम वाटर। क्योंकि क्या होगा कि आप एक बार डैम बनाओगे, उस पर जब ब्रिज बनाओगे तो बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। रिसेंटली इट वॉज refocused in the aim to enable the poor citizens, especially the outcast and displaced people। हमेशा एनजीओ जो होता है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहता है, वो ज़्यादातर फोकस करता है कि लोगों के वेलफेयर के लिए किस तरीके से काम किया जाता है। पीपल फेल्ट दैट देयर सफरिंग कुड बी नॉट इन अ वेन, कि उन लोगों का सफरिंग जाया ना जाए। एक्सेप्टेड द ट्रॉमा ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, बिलीविंग दैट इन द प्रॉमिस टू इरीगेटेड field and a plentiful harvest. So often the survivors of a Rihad told that they accepted their suffering as sacrifices for the sake of the nation। इसीलिए वो लोग अपनी ज़मीन को, जो डैम वगैरह बन रहा था, उसके बाद जो पुल वगैरह बन रहा था,
तो वो सब सारे के लिए वो अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करने की बात की गई कि भाई ठीक है, बट नाउ आफ्टर 30 bitter years are being trapped, their livelihood having been more precarious, and they keep asking, are we only ones choose to make sacrifice for the nation? और आज तक उन लोगों को कल्टिवेटेड लैंड नहीं मिला है, तो वो आज भी सवाल पूछते हैं 30 सालों के बाद भी कि क्या जो हम लोगों का जो सेक्रीफाइस था वो सिर्फ क्या हम लोग ही इस नेशन के इस नेशन में इकलौते हम ही लोग थे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या और सारे लोग भी कोई सेक्रीफाइसेस करेंगे? तो हम लोग जान लेते हैं इससे क्वेश्चन क्या रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, इसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि व्हाट ऑब्जेक्टिव सरदार सरोवर डैम वाज बिल्ट, क्या टू सिक्योर पावर्स, ताकि पावर वगैरह आ सके, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट किया जा सके इफेक्टिवली, ठीक है, और इरिगेशन के लिए इरिगेशन फैसिलिटी हो सके ताकि फार्मर्स को मदद मिल सके, ड्रिंकिंग वाटर फॉर द ड्रॉट प्रोन, कि वहाँ पर जो सुखाड़ आ जाता था उस वजह से ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो पाए। फिर क्या है, एनालाइज द रीजन ऑफ द प्रोटेस्ट बाय द ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्योंकि ह्यूज डिस्प्लेसमेंट हो रहा था लोगों का, जो वहाँ पर लोग रह रहे थे वो लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट में, डिमांड ऑफ रिहेबिलिटेशन की, ठीक है आप रिप्लेस कर रहे हैं तो हम लोगों को रहने के लिए जगह दीजिए, घर दीजिए, लॉस ऑफ लिवलीहुड, उन लोगों का जो खाना पीना था वो खत्म हो गया, हार्म ऑफ द हार्वेस्ट, जो भी उन लोगों का खेती बाड़ी था वो भी खत्म हो चुका था। उसके बाद हाईलाइट द इश्यूज ऑन व्हाट ऑन विच सेव नर्मदा वर्कड ऑन, कि इशू हाईलाइट कीजिए जो सेव नर्मदा मूवमेंट इस पर काम कर रहे थे, अगेंस्ट द ह्यूज डिस्प्लेसमेंट, जो एनजीओ काम कर रही थी, है कि नहीं, किस पर कि ह्यूज डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, इन्वायरमेंटल इश्यूज था, डिमांड ऑफ रिहेबिलेशन की, रिहेबिलेट करें आप ट्राइबल पीपल जो भी यहाँ पर हैं उनको कहीं और रहने का जगह दें, घर दें, ताकि वो भी अपने जीवन को अच्छे तरीके से लेकर चलें। ठीक है, टू प्रोवाइड अ ट्राइबल सोर्स ऑफ लिवलीहुड, ताकि प्रोवाइड हो सके, सेव नर्मदा मूवमेंट इसीलिए चलाया गया था। तो आई होप सो ये भी पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग एक और पैसेज के थ्रू जो कि पावर शेयरिंग से रिलेटेड है। इसमें आप लोग पूरा अच्छी तरीके से पढ़ोगे किस तरीके से गवर्नमेंटल पॉलिसीज वगैरह कंपटीशन वगैरह तैयार किया जाता है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से मैं इसे पढ़ कर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि क्या है कि पावर शेयरिंग की किस तरीके से पावर को शेयर किया जाए, बिजनेसेस मैन वगैरह जो होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग होता है, फार्मर जो होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसी तरीके से पूरे पावर को एक तरीके से सेपरेट तरीके से देखना चाहिए। ठीक है, तो सम देखो यहाँ बोला सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट अ पावर डज नॉट रिमेन्स इन अ वन हैंड, कि हमेशा पावर जो होता है वो किसी एक हैंड में नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक हैंड में रहेगा तो क्या होगा कि वो अपने आप को सुरमा समझ लेगा, और उसी तरीके से एक तरीके से बोला जाए कि वो एक अलग तरीके का डिक्टेटरशिप निभाने की बात किया जाएगा। इसीलिए इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे देश में देखो इलेक्शन होता है तो कौन जीतेगा कौन हारेगा वो पता भी नहीं रहता है। तो इसी वजह से एक ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया गया है कि हम लोगों को सब में इन्फ्लुएंस और डिसीजन मेकिंग में साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन से पावर शेयरिंग से पूछा गया, तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पावर शेयरिंग से कोई पैसेज आ सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हिंट होता है एग्जाम जो बोर्ड से कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पावर शेयरिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द डेमोक्रेसी, गिव वन एग्जांपल टू प्रूव, कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, टू हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, ताकि सोशल ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे सोशल ग्रुप हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होता है, तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों होता है जनरली, क्योंकि वो क्या है कि वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सही तरीके से वहाँ जायजा नहीं ले सकता है, या वो सही तरीके से वहाँ हैंडल नहीं कर पा रहा है अपने वोट या वोटिंग के लिए, वो इन लोगों को लड़वा रहा है, हो सकता है कि नहीं। सेकंड क्या, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, इसीलिए पावर शेयरिंग, पावर एक हाथों में नहीं रहना चाहिए, पावर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दूसरे दूसरे पार्टीज तक जाना चाहिए, ताकि किसी एक को घमंड ना हो अपने कुर्सी का। ठीक है, हाउ इज द अलायंस, अलायंस का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग, अलायंस मतलब साथ में मिलकर। जैसे अगर बोला जाए, एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 1 मार्का का क्वेश्चन, क्या अगर बीजेपी के साथ कोई दूसरा पार्टी सरकार बनाता है, ठीक है, अदर पार्टीज, जब बीजेपी और अदर पार्टीज मिलकर कोई सरकार को बनाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनडीए, या साथ में इलेक्शन लड़ती है। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये अच्छे से रट लेना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है कि नहीं। और अगर कांग्रेस
किसी अदर पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार बनाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, तो अलायंस क्या, जब किसी दूसरे पार्टी के साथ, और एक बहुत बड़ा एग्जांपल है क्या, हमारे पावर शेयरिंग से रिलेटेड है कि नहीं, व्हेन द टू और मोर पार्टीज फॉर्म इलेक्शन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन और टू फॉर्म द गवर्नमेंट, क्या कि जो दो से अधिक पार्टी मिलकर आते हैं और साथ में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और सरकार को चलाने की बात करते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि वो शेयरिंग पावर शेयरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलायंस कुड बी बिटवीन द रीजनल में भी हो सकता है, नेशनल पार्टीज में भी हो सकता है, और ये एक एग्जांपल है पावर शेयरिंग का। पॉलिटिकल आइडियाज आर शेयर, इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल आइडियाज शेयर होता है। हाउ पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लुएंस दोज हु आर इन पावर्स। ठीक है, यहाँ भी समझने की बात है कि जो पॉलिटिकल पावर रहते हैं वो प्रेशर की वजह से, मूवमेंट की वजह से क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं, दो चीज, क्योंकि देखो अब अभी कृषि कानून पर इतना विरोध हुआ, फिर सरकार ने क्या करा, उस कृषि कानून को वापस ले लिया। द फ्रीडम ऑफ चॉइस इंटेल्स द कंपटीशन, क्योंकि फ्रीडम ऑफ चॉइस की वजह से और कंपटीशन की वजह से, तो ताकि ये हमेशा किसी एक हाथ में ना रहे, इसीलिए कि आप अच्छा करोगे, लोगों के लिए अच्छा करोगे तो आप पावर में बने रहोगे, अगर अच्छा नहीं करोगे तो आपको पावर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एहसास दिलाया जाता है पार्टीज को। आई होप सो ये बात यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने डिस्कस करा है पहले भी कि भाई क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस मैप वर्क डिस्कस करेंगे। मैप वर्क जो सैम्पल पेपर में और आने वाले समय में हर एक चैप्टर का जब मैं समरी डिस्कस करूंगा, उससे क्वेश्चन रिलेटेड डिस्कस करूंगा, तब मैं बताता चला जाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ बोला गया 2 प्लेसेस आउटलाइन किया गया, एक बी की जगह पर, एक ए की जगह पर। ठीक है, तो क्या बोला गया कि राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइन ड्रॉन नियर देम। तो पहला बोला क्वेश्चन क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920, कि 1920 में किस प्लेस पर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसका सेशन हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था, कैलकाटा में हुआ था। कैलकाटा मतलब वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल इस वाले रीजन पर है, तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख देंगे वेस्ट बंगाल। आप लोगों को मिलेगा वहां पर जो पेपर, उसमें इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, बी में क्या बोला गया, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक, मतलब जहाँ से उन्होंने एक खत्म किया था अपनी सॉल्ट लॉ को। तो द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ वाज अ डांडी। ठीक है, डांडी से उन्होंने ब्रोक करा था। जहाँ एक बार बोला जाए कि जो ब्रोक किया गया था उनके द्वारा सॉल्ट लॉ, वो कहाँ, गुजरात के आसपास। देखो तो यहाँ का रीजन, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, गुजरात। इसी तरीके से मैप क्वेश्चन करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। चलो उसके बाद थोड़ा सा एक और फटाफट जान लेते हैं, मैप वर्क की क्वेश्चन है, तो मैप वर्क क्वेश्चन में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मैप वर्क क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार जान लेते हैं क्या है। पहला बोला है गया कि हीराकुंड डैम कहाँ पर है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ, और कोची पोर्ट कहाँ है। तो हीराकुंड क्या, हीराकुंड डैम जो बिल्ड अक्रॉस महानदी रिवर के थ्रू के ऊपर बनाया गया है, अराउंड 15 किलोमीटर फ्रॉम द संबलपुर इन द स्टेट ऑफ द उड़ीसा। कहाँ पर, उड़ीसा में। तो उड़ीसा कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, है कि नहीं, यहाँ ऐसे करके, यहाँ पर क्या, हीराकुंड डैम, ऐसे करके हीराकुंड डैम लिख देना है, और ब्रैकेट में यहाँ पर उड़ीसा लिख देना है, क्योंकि वहाँ नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, वहाँ पर ये खाली आएगा। ठीक है, तो इस पर नाम लिख देना है। फिर क्या, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन वॉज लोकेटेड इन 140 किलोमीटर नॉर्थ टू द मुंबई इन अ पलघार डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है, महाराष्ट्र हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर देंगे तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, है कि नहीं, और यहाँ पर हम लोग महाराष्ट्र लिख देंगे। इसी तरीके से पूरा मैप को करना, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पर है। तो उसी तरीके से फिर आता है क्या कि नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर बनाया गया, लोकेटेड ग्रेटर नोएडा में, जो कि हमारा ग्रेटर नोएडा कहाँ है, नोएडा से कंफ्यूज नहीं होना, दिल्ली। नोएडा कहाँ है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, तो यहाँ पर यूपी लिख देंगे। ठीक है, ऊपर लिख देंगे यहाँ पर नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्या है कि कोची पोर्ट कहाँ है, कोची पोर्ट कहाँ पर है, केरला में। क्या अब केरला कहाँ है भाई, देखो केरला यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कोची पोर्ट लिख देंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन ही नहीं करना है। इसी तरीके से मैप वर्क करना है आप लोगों को। ठीक है,
तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया और ये हुआ हमारा सैंपल पेपर समाप्त। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा और अभी आने वाले समय में हम लोग हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे बहुत जल्दी। क्या करेंगे, पहले हर एक चैप्टर्स को हम लोग 2 पार्ट में लाएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी में, और पार्ट थर्ड में क्या होगा, पार्ट थर्ड में सी वाले पार्ट में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड। तो अगर आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा तो आप लोगों को मदद बहुत मिलेगा इसी तरीके से पूरा, और ये पूरा सिलेबस मैं कवर करूँगा एग्ज़ाम से पहले, ताकि फिर आप लोग रिवाइज भी कर सकें और इसी तरीके से आगे चल सकें। हिस्ट्री के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स को भी करेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस को भी करेंगे और फिर ज्योग्राफी को भी करेंगे, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। सैम्पल पेपर अभी कंप्लीट हो चुका है 3 पार्टों में, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करने की कोशिश करी है। इससे आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। हमारा ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो जाकर स्काईनॉमिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप सो मज़ा बहुत आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।